हेलो बच्चों। आपके नाइन्थ के जो पेपर्स हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो पहला हिंदी का पेपर है। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स जो प्रश्न हैं अभ्यास प्रश्न पत्रों के सेट बा और सेट आ, और इसके अलावा जो हाफ ईयरली एग्जाम का जो पेपर था तो उसकी मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। इनको आप जरूर ध्यान से देख लें, सुन लें, समझ लें, याद कर लें। जैसे पहला इसमें जो विकल्प वाले हैं उसमें देखिएगा, पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य घर घर में पाए जाने वाला रामचरितमानस है। मेघ आए किसकी रचना है? मेघ आए ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कामायनी क्या है? कामायनी महाकाव्य है। कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, काय के लिए आता था? वो हाजिरी लेने के लिए आता था। समाज के अगला पांचवा है समाज के प्रकार। तो समाज के कितने प्रकार होते हैं? समाज के 6 प्रकार होते हैं। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो ये रिपोर्टार्ज विधा में पाठ लिखा गया है। इसके बाद अपन आते हैं रिक्त स्थानों पर। रिक्त स्थान में पहला जो है वो है कैदी और कोयल दोनों ही डॉट 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 देश के वासी है, तो ये गुलाम देश के वासी है। दूसरा है छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती है। तो छंद के अंतिम जो वर्ण है ना वो एक जैसे जब मिलते हैं तो वो तुक कहलाती है। क्या कहलाती है? तुक कहलाती है। तीसरा करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। लेखिका मादेवी के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, ठीक है ना? फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे। अगला है अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाली शब्द, जैसे जो विदेशी भाषाएं हैं, दूसरी भाषाएं हैं, तो उनके जो शब्द हिंदी में आ गए हैं संपर्क के कारण, तो वो जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। और रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई रचना है। तो रीढ़ की हड्डी किस विधा में लिखी गई रचना है? ये एकांकी विधा में लिखी गई रचना है। इसके बाद आते हैं सत्य या असत्य के लिए। तो पहला, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। जी हाँ, बिल्कुल ये प्रकृति प्रेमी कवि हैं और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। दूसरा, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। जी नहीं, महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। और इसके बाद अगला है डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। और अगला है कि नाटक गद्य की गौड़ विधा है। नहीं, नाटक गद्य की प्रमुख विधा है। जो गद्य की जो प्रमुख विधाएं होती हैं वो आपको याद होना चाहिए। नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और निबंध, ये गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। 5 विधाएं प्रमुख हैं। उसके अलावा अन्य विधाएं वो गौड़ विधाओं में आती हैं, जैसे जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टार्ज है, डायरी है, ये सारी की सारी गौड़ विधाओं में आती हैं। तो गद्य की प्रमुख 5 विधाएं कौन सी है? कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक और निबंध। पांचवा इसमें देखें, मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है। उपसर्ग तो प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, ये आखिरी में ई जुड़ा हुआ है और वास्तव में आई है। मोटाई में आखिरी में आई जुड़ रहा है और वो आई प्रत्यय है, ठीक है ना? तो ये कैसा हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा, राइट। छठवा है, नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था। यस, जुनून था, बिल्कुल सही। तो इस तरह से ये सत्य असत्य हो गए। इसके बाद अपन आते हैं सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। एक तरफ स्तंभ आ है, एक तरफ स्तंभ बा। आप परीक्षा में क्या करेंगे? स्तंभ आ के सभी उतार देंगे और फिर उसके सामने जो सही सही उत्तर है वो आप लिखते हुए जाएंगे। पहला इसमें है कबीर दास। तो कबीर दास के सामने क्या आएगा? कबीर दास ने अपने साहित्य में, काव्य में जो भी लिखा है उससे उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, ठीक है ना? तो ये बाह्य आडंबरों का जो विरोध है ये कबीर दास के सामने आ जाएगा। ओके, इसके बाद जो दूसरा है वो है उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और उनमें समता का जो है वो धर्म। इसके बाद तीसरा है अश्रु का तद्भव। तो अश्रु का तद्भव हो गया आंसू,
और ये अश्रु है वो कैसा है, तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया हुआ शब्द है। तो जो संस्कृत से सीधे सीधे शब्द आते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जिनका स्वरूप बिगड़ जाता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अश्रु का आंसू तद्भव हो गया। हरिशंकर परसाई, इन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते लिखा है। नैतिक का विलोम का में दिया गया है अनैतिक, और विभीषिका माने होता है भयंकरता। इसके बाद अपन आते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, रसखान किसके अनन्य भक्त थे? तो रसखान कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। दूसरा प्रश्न है कि जहां काव्य का आधार शब्द होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? तो शब्द का जहां आधार होता है वह शब्द अलंकार हो जाएंगे, और जहां अर्थ का आधार होगा वह अर्थालंकार हो जाएंगे। तो इस तरह से जहां काव्य का आधार शब्द होते हैं वहां शब्द अलंकार होगा। सालिम अली किस अन्य नाम से जाने जाते थे? तो सालिम अली ये पक्षी विज्ञानी थे, तो इनको वर्डमैन ऑफ इंडिया, वर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चौथा है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया शब्द कहलाते हैं। इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? तो एक पुनपुन नदी है, उस पुनपुन नदी इसका पानी यहाँ घुस गया था। छठवा है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन थी? तो मेरे संग की औरतें जो पाठ है ये मृदुला गर्ग का लिखा हुआ है, और ये 5 बहन और 1 भाई थी। तो इस तरह से इसमें आपने अभी सेट बा के ऑब्जेक्टिव्स का रिवीजन किया। अब अपन करेंगे सेट आ का, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। देखो बच्चों, ये आपका सेट आ है 9th का पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र का। तो इसके अपन ऑब्जेक्टिव्स का रिवीजन करते हैं। सबसे पहला इसमें जो प्रश्न है वो है, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है? तो वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। और इसके बाद देखते हैं अपन अगला प्रश्न, कैदी और कोकिला रचना है। तो कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। काव्य के भेद माने गए हैं। 2 झूरी के साले का नाम, झूरी के साले का नाम है गया, और विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम मैला आंचल है। इसके बाद अपन रिक्त स्थान पे आ रहे हैं। कवि रसखान बार बार कहां जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। अर्थालंकारों में चमत्कार किसके कारण होता है? अर्थ के कारण होता है। महादेव वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? विदुषी बनाना चाहते थे। अनंत का विलोम शब्द क्या होता है? अनंत माने जो बहुत ही फैला हुआ है, असीम है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अनंत का विलोम हो जाएगा अंत। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? 6 पात्र हैं। इसके बाद अपन आते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखना है। कबीर एक समाज सुधारक थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। संचारी भावों की संख्या 35 होती है। जी नहीं, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। मंगोलों का मुंह लाल होता है। यस। कहानी गद्य की गौड़ विधा में आती है। जी नहीं, कहानी गद्य की प्रमुख विधा होती है। भूपति में ति उपसर्ग है। जी नहीं, ते आखिरी में है तो ये तो प्रत्यय होगा। और वैसे भी भूपति में जो भू है वो पति में भू जुड़ा हुआ है, अथवा भू में पति भी जोड़ के अपन समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये ते जो है वो उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ते अंत में आया है और अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं। लेखिका अगला है, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। जी हाँ, चित्रा था। सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इसमें स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला है ललद्यद। ये ललद्यद क्या है? ये कश्मीरी कवित्री है। दूसरा है सवैया। सवैया क्या होता है? सवैया वर्णिक छंद होता है। आग का तत्सम अग्नि होगा। हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं, इनकी रचना है। और इंद्र का पर्यायवाची सुरपति सबसे शुरू में दिया गया है का। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति। और बागलकोट कर्नाटक का छोटा कस्बा है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो सबसे पहला है, गांव में शहरी मेहमान यानी कि दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? तो इसका उत्तर होगा, सज धज कर के मेघ आए हैं। ठीक है ना। दूसरा है, प्रबंध काव्य के 2 भेद के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के 2 प्रकार होते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। तीसरा प्रश्न, श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी?
तो श्यामाचरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। चौथा है रचना के आधार पर बाकी के कितने भेद होते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3। इनको याद करने के लिए सबसे सरल तरीका ये है कि अर्थ के आधार पर पूछें तो अर्थ में शुरू में क्या आ रहा है, अ, तो अ से 8, ठीक है ना। तो अर्थ के आधार पर बाकियों के प्रकार 8 हो गए और रचना के आधार पर बाकी के कितने भेद गए, तो इसको समझ लेंगे अपन कैसे करके, रचना, इसमें 3 वर्ड है, रचना, तो रचना के आधार पर बाकियों के 3 भेद, राइट। पांचवा है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि पहला बच्चा अगर होता है तो वो लड़की हो। और इसके बाद छठवा है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। तो इस तरह से आपका ये भी हो गया। अब इसके बाद मैं आपको हाफ ईयरली एग्जाम का जो पेपर था उसके ऑब्जेक्टिव्स का रिवीजन करवाऊंगा। देखो ये है अर्धवार्षिक परीक्षा का सेट बी आपके 9th का है ना। तो इसके भी जो ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न है उनका अपन रिवीजन की ले रहे हैं। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल क्या है। तो हिंदी पद्य साहित्य का जो तीसरा काल है वो है रीतिकाल। पहला काल क्या है, आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा होता है आधुनिक काल। कबीरदास जी की एक रचना है, तो कबीरदास जी की रचना है बीजक। रस के अंग कितने होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव, ये 4 अंग होते हैं। और संचारी भावों की संख्या 33 होती है, ये भी याद रखना। कांजी हाउस में हाजिरी लेने कौन आया था, चौकीदार आता था, ठीक है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये द्वंद्व जो समास है, द्वंद्व है ना, ये द्वंद्व पढ़ते हैं इसको। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस जल प्रलय में पाठ की क्या विधा है। इस जल प्रलय में ये जो पाठ है इसकी विधा है रिपोर्टास। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति पर आ रहे हैं। नानी के मन में ... की आजादी के प्रति जुनून था। तो किसकी आजादी के प्रति जुनून था, देश की आजादी के प्रति जुनून था। वर्णिक छंद में किसकी गणना होती है, वर्णों की होती है। और मात्रिक छंद में अगर होता तो मात्राओं की गणना होती है। उपमेय में उपमान का आरोप होता है तो वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमा दोनों एक रूप हो जाते हैं, जैसे चरण कमल है ना, तो ये रूपक अलंकार हो गया। अगला, तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को क्या कहते हैं, केतली कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। और जो शुरू में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। खुलेगी साकल बंद ... की, तो साकल दरवाजे में लगी होती है ना, तो द्वार हो गया इसका, ठीक है ना। खुलेगी साकल बंद द्वार की। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखना है। एकांकी में 3 अंक होते हैं, जी नहीं, एकांकी में 1 अंक होता है, तो ये असत्य हो गया। दूसरा देखिए, खाना एक क्रिया शब्द है। जी हाँ, खाना, दौड़ना, करना, सोना, ये सभी क्रिया शब्द होते हैं। जावेद हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। जी हाँ, जावेद हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था। रामचरितमानस एक खंड काव्य है। जी नहीं, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य की देवता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य की देवता है। और रामस्वरूप दकियानुशी ख्यालातों के थे। जी नहीं। चौथा है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो ग्रामश्री, ये जो ग्रामश्री है ना, ये किसकी रचना है, ये सुमित्रानंदन पंत की है, राइट। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, 3 वर्णों का समूह गढ़ कहलाता है। ये गढ़ होते हैं ना, यमाता राज भान सलगा, यगड़ मगड़ बगड़ तगड़ नगड़ सगड़, ये जो होते हैं वो गढ़ कहलाते हैं। तो ये 3 वर्णों के समूह हुआ करते हैं, तो 3 वर्णों का समूह गढ़ हो गया। मनोरथ, ये मनोरथ, मनहा धन रथ, माने ये विसर्ग संधि हो गया, ओके। मनोरथ में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। संस्कृति तथा शिक्षा, ये रचना है, ये रचना किसकी है, श्यामाचरण दुबे की। इनकी 2 रचनाएं हैं जो बिल्कुल इसी से मिलती जुलती है। एक तो संस्कृति तथा शिक्षा है और एक ऐसी ही और है मानव और संस्कृति, ठीक है ना। शत्रु का विलोम, शत्रु का विलोम क्या होगा, मित्र होगा। और इस जल प्रलय में ये किसकी रचना है, इस जल प्रलय में ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। इसके बाद अपन आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो लोक में जो प्रचलित जो उक्ति है उसको लोकोक्ति कहते हैं, उसको कहावत भी कहते हैं, ठीक है ना। तो लोक में प्रचलित उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब एक वाक्य में उत्तर लिखना होता है तो ऐसा नहीं कि आप सीधा का सीधा उत्तर लिख दें इंग्लैंड, नहीं, आप यहां से पूरा वाक्य बनाएंगे। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तीसरा, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी का कहानी सम्राट किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर भी प्रेमचंद होगा। ओके। और अगर ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक काल में हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, तो वो जैनेन्द्र कुमार है। रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाता है। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? हाथी से की गई है। और आखिरी है, साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का क्या नाम है? तो वो नाम था नदियों की आग। ओके। अब इसके बाद हम आपको 2-2 अंकों के अगले वीडियो में अभ्यास करवाएंगे। बच्चों, ये वीडियो अगर आपको ऐसा लगा कि भाई बहुत अच्छा है और उपयोगी है, तो आप इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आपको आपकी विषय से संबंधित ताजी वीडियो मैं आपको भेज सकूं। धन्यवाद।